देखिए, रेवड़ियाँ चाहे कोई भी बांटे, असल बात तो ये है कि ये जनता का पैसा है। टैक्स पेयर्स ने इस संपदा को खड़ा किया है। दुनिया के डेवलप्ड से डेवलप्ड देश में भी इतने टैक्स जनता पर नहीं लादे गए हैं जितने कि हमारे देश में है, और विशेषकर दिल्ली की जनता पर लादे हुए हैं। कोई इनसे ये पूछे कि क्या किसी भी एमपी, एमएलए या किसी भी काउंसलर ने अपनी जेब का निक्का पैसा भी खर्च किया है? उल्टा हमारी कमाई को, हमारी मेहनत को ये अपने ऐशो आराम पर उड़ाते हैं, और भ्रष्ट आचरण के द्वारा ये कमीशन खाते हुए सड़क बन रही है तो रेत की बन रही है। अगर कहीं कोई काम हो रहा है तो अभी सालों से, 2 साल से ये खुदा पड़ा है हमारे सामने। 2 साल से पानी की लाइन बिछाने के लिए वो खोदी गई है, पूरी दिल्ली को खोदा गया है, लेकिन वो आज तक उस पे ना पाइप डले हैं, ना उसकी रिपेयरिंग हुई है। रेत घरों में ऐसे धुएं की तरह से भर रहा है, लेकिन कोई भी इस पर बात करने की राजी नहीं है। इसी तरह से अगर ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने बस यात्रा फ्री करी है, इनसे कोई पूछे कि वो जो महिलाएं कंडक्टर और ड्राइवर हैं, अभी पीछे वो धरने पर बैठी थी, भूख हड़ताल पर बैठी थी, सरोजनी नगर डिपो में हम लोग भी गए थे, उनकी हालत जाकर देखिए ना। ठेकेदारों के चुंगल में किस तरह से पिस रही हैं ये महिलाएं भी और पुरुष कर्मचारी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, अभी मैं विकासपुरी विधानसभा के अंदर में हूं, और विकासपुरी विधानसभा देखा जाए तो बहुत बड़ा है, और अभी मैं एलआईजी फ्लैट के अंदर में हूं, और अभी इस फ्लैट के अंदर में शारदा दीक्षित से आपको रूबरू करवाऊंगी आपके सामने। तो सभी निगाहें गाड़ के बैठे रहे मेरे चैनल में, और वैसे भी मेरे चैनल में आप सभी देखते होंगे कि कई ऐसे चेहरे होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो मतलब ये है कि पहचान के मोहताज नहीं होते हैं। तो ऐसे ही एक चेहरा साथियों मेरे सामने आया, शारदा दीक्षित जी का, जो कि पहचान की कोई मोहताज ही नहीं है। तो ऐसी महिलाएं, ऐसे जेंट्स अगर हमारे चैनल में आए और अपनी बातें रखें और अपने विचार रखें तो कैसा रहे, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मुलाकात करवाती हूँ, रूबरू करवाती हूँ शारदा दीक्षित जी से। मैम नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैम अपने बारे में 1-2 लाइन बताइए कि ना आपका बैकग्राउंड कैसा रहा, ये कहाँ से कैसे स्टार्ट किया आपने? देखिए, मैं एक टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी हुई, लगभग 40 साल टीचिंग में हमने बिताए। 25 साल एज ए प्रिंसिपल रही हूँ। उससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय में और विभिन्न विद्यालयों में टीचर रही हूँ। और उसके बाद अभी समझ लीजिए कि पहले तो सामाजिक सेवा और सामाजिक चिंतन से हम जुड़े थे, लेकिन जब घर की जिम्मेदारियों के साथ जो काम जितना कर पा रहे थे उतना कर रहे थे, लेकिन अब होल टाइम मेरा जाता है सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ उठाने में। और महिला सांस्कृतिक संगठन की मैं दिल्ली चैप्टर की उपाध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की मैं सेक्रेटरी हूँ, और विभिन्न संस्थाओं से जैसे किसान खेत मजदूर संगठन से, और हमारे साइंस के ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी से, और अनेक अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए हम सामाजिक आंदोलनों में, सामाजिक कामों में भागीदारी करते हैं। ओके मैम, वेरी गुड, क्लैपिंग आपके लिए। सबसे बड़ी बात मैम ये देखिए, आप ना काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अभी विधानसभा इलेक्शंस भी हैं, है ना? मैं इलेक्शन को लेकर मैं क्यों हर मुद्दे को उठा रही हूँ, और छोटी छोटी खबरें भी आप मेरे चैनल में आप देख पाएंगे। मैं आपके पास में इसलिए आई हूँ, एक महिला होने के नाते आप ना मुझे कुछ ये बताइए। देखिए, मैं किसी पक्षपात की मैं बात नहीं करती हूँ, ठीक बात है, ठीक है? किसी मतलब ये है कि किसी पार्टी की, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, XYZ, ठीक है? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही, लेकिन ये जो अभी इलेक्शन शुरू हैं, अब इलेक्शन के अंदर में क्या होता है कि भाई जब इलेक्शन का टाइम होता है तब इनका काम शुरू हो जाता है। इलेक्शन से पहले भी तो कई काम किए जा सकते हैं। अभी मैं बात करूंगी आपसे मैम, इसको जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। हालांकि आप धरना प्रदर्शन पे भी करते रहते हैं, ऐसे प्रोटेस्ट करते रहते हैं आप। तो अभी ये जो ये आम आदमी, वैसे तो विधानसभा इलेक्शन है, दिल्ली में तो मुख्यमंत्री कौन है मैम?
बताइए, है ना? वो आतिशी मरलीना है ना? अब केजरीवाल जी हैं, आतिशी हो गए, ये सब है चेहरे जो नजर आ रहे हैं, है ना? विधानसभा की इलेक्शन है। अब ये बताइए कि ना जो अभी रेवड़ियां जो बांट रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, मैं कुछ इसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाह रही थी। हाँ, अभी जो 6 रेवड़ियां हैं। हाँ देखिए, रेवड़ियां चाहे कोई भी बांटे, असल बात तो ये है कि ये जनता का पैसा है। टैक्स पेयर्स ने इस संपदा को खड़ा किया है। दुनिया के डेवलप्ड से डेवलप्ड देश में भी इतने टैक्स जनता पर नहीं लादे गए हैं जितने कि हमारे देश में हैं, और विशेषकर दिल्ली की जनता पर लादे हुए हैं। उन टैक्सों से अर्जित उस धन को ये इस तरह से हमें भिखारी बनाकर रेवड़ियों के रूप में फ्री की बात करके हमें देकर सौदा करते हैं कि देखिए हमने आपको फ्री बस यात्रा दे दी, देखिए हमने आपको बिजली पानी फ्री कर दिया, देखिए हमने इनको विधवाओं को और बुजुर्गों को पेंशन दे दी, देखिए हमने तीर्थ यात्राएं करवा दी, देखिए हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि क्या किसी भी MP MLA या किसी भी काउंसलर ने अपनी जेब का निक्का पैसा भी खर्च किया है? उल्टा हमारी कमाई को, हमारी मेहनत को ये अपने ऐशो आराम पर उड़ाते हैं, और भ्रष्ट आचरण के द्वारा ये कमीशन खाते हुए सड़क बन रही है तो रेत की बन रही है। अगर कहीं कोई काम हो रहा है तो अभी सालों से 2 साल से ये खुदा पड़ा है हमारे सामने। 2 साल से पानी की लाइन बिछाने के लिए वो खोदी गई है, पूरी दिल्ली को खोदा गया है, लेकिन वो आज तक उस पे ना पाइप डले हैं, ना उसकी रिपेयरिंग हुई है। रेत घरों में ऐसे धुएं की तरह से भर रहा है, लेकिन कोई भी इस पर बात करने की राजी नहीं है। इसी तरह से अगर ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने बस यात्रा फ्री करी है, इनसे कोई पूछे कि वो जो महिलाएं कंडक्टर और ड्राइवर हैं, अभी पीछे वो धरने पर बैठी थी, भूख हड़ताल पर बैठी थी, सरोजनी नगर डिपो में हम लोग भी गए थे, उनकी हालत जाकर देखिए ना। ठेकेदारों के चुंगल में किस तरह से पिस रही हैं ये महिलाएं भी और पुरुष कर्मचारी भी। अब अभी उस दिन तालकटोरा स्टेडियम में परसों एक बड़ा सा आयोजन था जिसमें दिल्ली के IT सेक्टर के जो स्कूलों में IT लगे हुए हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं और जो मार्शल हैं, वो सब ठेकेदारी के मोहताज हो गए हैं कि काम करेंगे वो 50,000 का, और उनसे नेगोशिएबल सैलरी 25,000 देने की बात होगी, और उस 25,000 में से भी ना उन्हें छुट्टियां मिलती हैं, ना उनको किसी तरह का कोई बेनिफिट मिलता है। जिस दिन नहीं आए उस दिन के पैसे काट लेंगे। आई वॉज सरप्राइज टू, मतलब आई वॉज शॉक्ड, नॉट सरप्राइज, कि वो महिलाएं बता रही थी कि जी हफ्ते की एक छुट्टी को भी हमें नहीं दिया जाता, उसके भी पैसे काट लिए जाते हैं। और किसी भी कारण से अगर हम लेट हो गए तो हमें हमारी हाजिरी चली जाती है। मतलब हम 2 घंटे का सफ़र करके आए और फिर हमें वो काम मिलने की बजाय, हमारी ड्यूटी मिलने की बजाय उस दिन के हमारे पैसे कट जाएंगे क्योंकि हम लेट हो गए। तो कितनी सारी समस्याओं से जनता जूझ रही है। ये कह रहे हैं महिलाओं की टिकट फ्री कर दी। अरे 10 रुपए की टिकट खरीद सकती है महिला भाई, बिल्कुल, बशर्ते कि तुम उसको एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उसके हाथों को काम दो। कितनी सारी सफाई कर्मचारी महिलाएं बेचारी दिन रात काम कर रही हैं, कितनी सारी कंडक्टर ड्राइवर महिलाएं काम कर रही हैं, कितनी सारी टीचर्स, गेस्ट टीचर के रूप में महिलाएं अपना समय दे रही हैं, लेकिन वो पक्का उनको नहीं किया जा रहा है। कितने सारे प्रोफेसर और डॉक्टर्स को इन्होंने गेस्ट टीचर के रूप में रखा हुआ है, इसको डॉक्टर्स को भी इन्होंने ठेके पे रखा हुआ है। तो ये ठेकेदारी प्रथा खत्म करके तुम उनका जायज हक क्यों नहीं देते है? 50,000 80,000 की जगह तुम 20 30 40,000 पे उनसे काम करवाओगे और ऊपर से कहोगे हमने तुम्हें फ्री में बस यात्रा प्रोवाइड करा दी। नहीं चाहिए ऐसी बस यात्रा फ्री, हमें अपना सम्मानजनक हक चाहिए। इसी तरह से ये हर फील्ड में कर रहे हैं। अभी जैसे बिजली की अगर हम बात करें, बिजली की कह रहे हैं हम बिजली फ्री दे रहे हैं जी। इनसे कोई पूछे कि भाई ये जो तुम बिजली फ्री दे रहे हो, क्या तुमने 13 महीने किसानों के आंदोलन में बिजली का जो नया विधेयक केंद्र सरकार ला रही है और किसानों ने कहा कि ये बिजली का नया कानून नहीं बनना चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं, क्या दिल्ली सरकार ने उसका विरोध किया? नहीं किया। क्या दिल्ली सरकार ने इस पर आवाज उठाई कि भाई जो प्रीपेड मीटर घरों में लगाने की बात ये नया कानून कह रहा है, जो डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की तरह रोज दाम बढ़ाए जाने की बात इस नए कानून में की गई है, क्या सभी स्टेट के सभी तरह की सब्सिडीज
जो मिल रही है उस सबको खत्म करने की बात इस कानून में कही गई है। वो फैक्ट्री और डोमेस्टिक बिजली का रेट एक करने की बात जो इस कानून में कही गई है, क्या आम आदमी की पार्टी की सरकार इस बात पर एक शब्द भी बोल रही है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जुमला जब तक इलेक्शन है तब तक ये रहेगा। जो 200 यूनिट फ्री हैं वो तब तक रहेंगे। कल को ये हाथ खड़े कर देंगे जी हम क्या करें, केंद्र सरकार ने कानून ऐसा बना दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि और चीजों के लिए कह देते हैं, जैसे कि टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए कह देते हैं, कंडक्टर ड्राइवर के लिए कह देते हैं। हमने फाइल भेजी, एलजी ने रिजेक्ट कर दी। हैं दोनों एक है। हाँ, वो उधर से केजरीवाल, इधर से एलजी, पिस रही है जनता। और जनता का बिजली, पानी और जो बस की फ्री की बात ये कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। अरे भाई, बुजुर्गों को तुम टाइम पर पेंशन नहीं दे रहे हो, तुम बुजुर्गों की पेंशन बंद कर देते हो, 50 तरह के अड़ंगे डालते हो, विधवाओं की पेंशन तुम बंद कर दे रहे हो। तुम उनको यात्रा करवा कर क्या करोगे? स्टैंड भी तो नहीं होने दे रहे ना उन्हें अपने पैरों पे स्टैंड ना। अब एक बात बताइए मैम, ठीक है, आपकी बात काटती हूँ मैं। बात रह गई ना, पहले तो ये कहते हैं कि ना हम 1000 रुपए स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। अब ये कह रहे हैं कि ना हम 2100 रुपए हम दे रहे हैं। ठीक है, हम 2100 रुपए है, 2100 रुपए है, ठीक है, 2100 रुपए हम देंगे। तो ये चीज़ तो इलेक्शन से पहले भी तो दिया जा सकता था, तो ये इलेक्शन के बाद ही क्यों कह रहे हैं हम जीतने के बाद में ये चीज़ लागू करेंगे? देखिए, ये क्या है? अपने आप में इलेक्शन भी एक धोखा है, और ये इस तरह के जो लुभावने जो ये जो जुमले हैं ये भी एक धोखा है। जिस तरह से 15 करोड़ आपके 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, इस तरह के जुमले केंद्र सरकार में बैठे हुए हमारे अधिपति जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उछाले थे। बाद में बोले अरे ये तो चुनावी जुमले हैं। इसी तरह के ये भी चुनावी जुमले हैं। ये चुनावी जुमले कहीं पर कोई थोड़े बहुत पूरे कर देते हैं। ये 1% हुआ कि भाई केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री करी और कुछों को लाभ मिला, कुछों को नहीं मिला। कुछ बंदे रो रहे हैं कि जी हमारा तो बिल उतना ही आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि हाँ जो लोअर उसमें रह रहे हैं। अब ये प्रीपेड मीटर जब घरों में लगेंगे तो वो कहानी अपने आप खत्म है। बिल्कुल, 200 यूनिट फ्री का कोई मतलब ही नहीं रहा। घरों में पानी के जब बिल आ रहे हैं तो पानी की फ्री की कोई बात ही नहीं रही। इसी तरह से जो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद 2500 देंगे, 3000 देंगे या जो भी देंगे, वो देने की बात अगर ये सचमुच में जनता के हितैषी हैं तो ये जनता के लिए, बुजुर्गों के लिए हॉस्पिटलों में व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर रहे? ये वो चीजें मेन चीज है ना, वो चीजें नहीं करते हैं। हाँ। अब मेन चीज देखिए महिलाओं के लिए मैम क्या है, एक तो हॉस्पिटल, हाँ ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, रोजगार हो गया उनके। हाँ, अब रोजगार कहाँ से मिले जब इनको घर बैठ के राशन पानी हर चीज ये दे रहे हैं, इनको अपने पैरों पे स्टैंड होने का इनको मौका ही नहीं देते हैं। देखिए, ये जो दे रहे हैं ना वो हम पूरे समाज का अधिकार है, लेकिन हमारा ये कहना है 5 किलो राशन अगर कोई दे रहा है प्रधानमंत्री योजना से या मुख्यमंत्री योजना से, वो 5 किलो राशन किसान ने उगाया है। वो इनके बाप का पैदा किया हुआ नहीं है, वो किसान का उगाया हुआ है जिसको उसकी मेहनत का पूरा पैसा भी नहीं मिलता है। कौड़ियों के मोल उससे खरीद के जब ये इनके गोडाउन भरे हुए हैं उस अनाज से, तब उस अनाज को ये सड़ा गला के फेंकते हैं कि लो जी हम तुम्हें फ्री राशन दे रहे हैं। हमारा ये कहना है फ्री राशन हमारा हक है, हो सकता है आप बजाय 80 करोड़ के आप हर एक के लिए उपलब्ध कराइए ना बढ़िया क्वालिटी का एक राशन प्रणाली जो पहले लागू थी, एक जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था कि राशन से आपको सब कुछ मिलता था, चीनी भी मिलती थी, चावल भी मिलते थे, बढ़िया क्वालिटी का सामान मिलता था। आज ये सब कुछ लो कैटेगरी का लाते हैं और उसको फ्री में बांटकर एक वोट बैंक पैदा करते हैं कि भाई ये लोग जो बेचारे गरीब हैं, जिनको रोजगार नहीं दे पाए, जिनके लिए घर नहीं है, जिनके सर पे छत नहीं है, जो गरीब दबे कुचले हैं, उनके लिए हम राशन देंगे। हम कहते हैं रोटी का अधिकार तो सबका है। हो सकता है कि कोई आदमी फ्लैट में रह रहा और उसके हाथ को काम नहीं है, बेरोजगार है वो, उसके लिए तुम क्या राशन बंद कर दोगे? राशन कार्ड तुमने बंद कर दिए, आधार कार्ड के नाम पर तुम जो पागल बना रहे हो कि भाई आधार में ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है। तो अच्छा मैम एक बात बताइए, मैंने कहीं सुना था कि भाई बंद करने वाले भी ये होते हैं और शुरू करने वाले भी ये होते हैं। बिल्कुल। तो ये सब क्या है, राजनीति नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, इन्होंने जनता को समझ रखा है बेवकूफ
और गधा, क्योंकि ये कह रहे हैं टैक्स का बोझ हम लादते जाएंगे और जनता को एडुकेट होने नहीं देंगे। राजनीतिक चेतना का स्तर जनता का इतना लो लेवल पे ला दिया कि राजनीतिक चेतना के रूप में उन्हें केवल ये पता है कि चुनाव में शराब मिलेगी, चुनाव में पैसा मिलेगा, चुनाव में हमें कुछ लाभ मिल जाएगा कि हमने नारे लगाए 300 रुपए एक दिन के मिल जाएंगे। राजनीतिक चेतना का मतलब ये है कि हर इंसान अपने अधिकार के लिए खड़ा होकर इनको ठोकर मारे कि हमें तुम्हारी शराब नहीं चाहिए भाई, हमें वो सच्चा इंसान चुनाव में जीत खड़ा करिए, जो इंसान हमारी समस्याओं के समाधान के लिए आवाज बुलंद करे, जो जनता की समस्याओं को लेकर लाठी गोली खाने के लिए आंदोलनरत होकर सबसे आगे जाए। अभी जैसे हम शिक्षा का आंदोलन लेके चल रहे हैं, पूरे विश्व में ढिंडोरा पीटा हुआ है कि बहुत बढ़िया शिक्षा व्यवस्था, दिल्ली की 4 चांद लगे हुए हैं, लेकिन जो हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं हम बता सकते हैं कि सैकड़ों स्कूल, एमसीडी के 300-400 स्कूल बंद कर दिए, दिल्ली सरकार के सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए और ओवर क्राउडेड स्कूलों में 150 बच्चे एक एक क्लास में। मैं खुद बता सकती हूँ कि लुडलो कैसल के जो स्कूल थे सिविल लाइंस के, वहां जाकर देखिए ना, 2 स्कूलों को मिलाकर एक कर दिया और फिर वो गर्ल्स एंड बॉयज को इकट्ठा फंस के वो डेस्कों पर बैठे हैं। उसी तरह से सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट मिलाकर मर्ज करके एक कर दी है। और इस तरह से ये स्कूलों में नई शिक्षा नीति जो कि केंद्र सरकार की और सब बातों का तो ये बहुत जबरदस्त विरोध करते हैं। एनईपी 2020 का विरोध करने के लिए एक शब्द भी नहीं बोला इन्होंने, सबसे पहले वो लागू करके और क्लोजर और मर्जर की नीति इन्होंने लागू कर दी। और जो जिस चीज को पूरे देश में लोग विरोध कर रहे हैं, शिक्षाविद विरोध कर रहे हैं, हमारे ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी आंदोलन कर रही है, उसी नीति को आम आदमी पार्टी की सरकार से ये मेरा सवाल है, केजरीवाल से भी सवाल है, मनीष सिसोदिया से भी सवाल है, इससे आतिशी मरलीना से भी सवाल है कि तुमने शिक्षा व्यवस्था का जो झूठा ढोल पीटा हुआ है, क्या तुम बता सकते हो कि कितने नए स्कूल खोलकर तुमने समस्या का समाधान किया? तुम कमरों को सजाकर कह रहे हो हमने इतने कमरे बढ़ा दिए। हम पूछ रहे हैं कि सोनिया विहार के स्कूल में 2.5 घंटे 2-2 घंटे की शिफ्ट क्यों चल रही है? वहाँ 12,000 बच्चे हैं और तुम्हारे 2-2 घंटे की एक शिफ्ट में एक ग्रुप पढ़ रहा है, दूसरे में दूसरा पढ़ रहा है। ऐसे कितने सारे स्कूल हैं जहाँ पर पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। हफ्ते में एक दिन एक ग्रुप आ रहा है, दूसरे मंडे को दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है। 25,000 जो गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था सुधारने का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने बड़े बड़े पेंट कर दिए, कार्टून लगा दिए और रोज ये कह दिया कि अरे देखो ये बच्चा वहां सेलेक्ट हो गया, हमने एंटरप्रेन्योर बना दिए। अरे भाई अभी कितने स्टूडेंट मैम फेल हुए हैं? कितने फेल हुए हैं? बहुत बच्चे फेल हुए हैं। क्या उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हुआ होगा? बिल्कुल खिलवाड़ है। ये उनसे ओपन भरवाते हैं, ये निष्ठा और क्या ग्रुप बना के क्लासेस में बच्चों को डिमोरलाइज करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने वो बना दिए, क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। क्यों भाई? गरीब का बच्चा एक्सीलेंस स्कूल में नहीं पढ़ सकता है क्या? तुम सारे स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नहीं बना सकते हो? जड़ौदा कला का एक स्कूल जिसमें 2000 बच्चे पढ़ रहे थे, उस स्कूल को खाली करवा के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम पे बना दिया भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस स्कूल, और उन बच्चों को शिफ्ट कर दिया पोटा केबिन में। अब उनकी 1 साल में जाके 1-2 साल में बिल्डिंग बनी है और यहाँ पर केवल 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग में जो 1500-2000 बच्चों की बिल्डिंग थी। इस तरह के कदम दिल्ली सरकार उठा रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है। एनजीओज को दिए जा रहे हैं स्कूल, पीपीपी मॉडल पे वो प्राइवेट हाथों में सौंपे जा रहे हैं। क्या है ये शिक्षा का मॉडल है? हम तो कहते हैं कि ऐसा शिक्षा का मॉडल हमें नहीं चाहिए। हमें हर बच्चे को, गरीब का, दलित का, पिछड़े का, गांव का, देहात का, हर एक बच्चे को बराबर की शिक्षा का हक है। ऐसा नहीं होगा कि अमीर का बच्चा उसमें संस्कृति स्कूल में पढ़ेगा, मॉडल स्कूल में पढ़ेगा, और गरीब के बच्चे को तुम 150 बच्चों के बीच में वीआईपी लाइन लगती है। वीआईपी मतलब ये है कि उनको ट्रीट मिलती है। हाँ, हर चीज वो चीजें नहीं होनी चाहिए। वो नहीं चाहिए हमें हर एक बच्चा हमें दिल से, मतलब हमारे कलेजे का टुकड़ा है। तुम कैसे किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी कर सकते हो? अच्छा मैम, आपके साथ में ऐसे जैसे कि आप प्रोटेक्ट करते रहते हैं, ऐसी कई समस्याएं आपके पास में ऐसी आती होंगी, जैसे कि ये तो रेगुलर समस्याएं हैं, ऐसी कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि ना मतलब सुन के भी इंसान शॉक रह जाता है ना? बिल्कुल। अभी ऐसे मान लीजिए जैसे कि हमारा देश है, इस देश के अंदर में क्राइम तो होना ही नहीं चाहिए। ज्यादातर तो बेटियों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में इस तरीके से होता है, और जो करता है ना वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा होता है। बिल्कुल।
ये बिल्कुल सच बात है। बिना राजनीतिक प्रोटेक्शन के किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं होती, और हिम्मत अगर होती है तो निर्भया केस की तरह उसका फैसला भी होता है और वो फांसी पर भी चढ़ता है। हाँ। लेकिन जो क्राइम करके भी सीना तान के, राम रहीम जैसे, आसाराम बापू जैसे, या अभी चिन्मयानंद जैसे, या अभी कुलदीप सेंगर जैसे, ऐसे लोग, या अंकिता भंडारी का मर्डर करने वाले लोग, ये सारे राजनीतिक संरक्षण में पलते हैं और सालों साल। अभी ये जो हाथरस वाली घटना वाले जो गुंडे थे उनको छोड़ दिया, अभी जो इस पे कौन सा ये बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी के हाँ। गेट पर लड़की के साथ बलात्कार करके वो वीडियो बनाकर और उसको बर्बाद करके और जाकर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। ये है राजनीतिक संरक्षण के द्वारा शय पाकर क्राइम करना और बेटियों को इंसान न समझना। हमारे समाज की संरचना में ही ये जो आज की विचारधारा, जिस विचारधारा की पार्टी आज सत्ता में है, उनका तो कहना ही ये है कि औरतें तो द्वितीय श्रेणी का नागरिक हैं। जैसे दलित द्वितीय श्रेणी का नागरिक हैं, जैसे मुसलमान द्वितीय श्रेणी का नागरिक है, उसी कैटेगरी में औरतें भी हैं। औरतों के साथ कुछ भी होता है उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो अधिकार ये देंगे हमें, अरे 50% आबादी है, वो अधिकार लड़के लेंगे और उस अन्याय अत्याचार के विरुद्ध जो आज हो रहा है बेटियों पर, जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण में गुंडे पल रहे हैं, गंदे कुकृत्य करने के बाद भी जो सीना तान खुलेआम घूमते हैं। अरे बिल्किस बानो के रेपिस्ट और हत्यार, उसके परिवार के हत्यारों को फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। ऐसे ही इसको बनारस वाले जो गुंडे थे उनको भी ऐसे दिन पे दिन हो रहा है। हाँ, तो ये चीज, इसका विरोध मैं तो कहती हूँ हम तो कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, लेकिन समाज के हर गैरतमंद इंसान को करना चाहिए। चाहे वो औरत हो, आदमी हो, बेटी हो, बेटा हो, जो भी चुप्पी साध लेता है वो उतना ही बड़ा गुनहगार है जो क्राइम करने वाला है। अच्छा मैम, एक बात और बताइए कि मान लीजिए आप किसी भी पार्टी से कोई भी जुड़ा हुआ हो, लेकिन एक पार्टी से छोड़कर फिर कई महिलाओं को देखा है, कई ऐसे लड़कों को देखा है कि ना चेंज करते हैं पार्टियां चेंज करने का मतलब क्या है? 10-10 साल 5-5 साल देने के बाद में भी उनको वो चीज़ें मिलती नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वो पोस्ट नहीं मिलती है उनको, तो इसीलिए वो ना पार्टियां ना चेंज करते रहते हैं। फिर वो दुखी होते हैं कि ना हमें जो चीज़ चाहिए थी वहाँ से वो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं। देखिए, विचारधारा इस दुनिया में दो ही हैं और उन्हीं विचारधाराओं पर आधारित पार्टियां भी विश्व भर में, न केवल भारत में, दो ही हैं। वो क्या है? एक है जो सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए लगातार संघर्ष में उतरकर आवाज बुलंद करते हैं। वो विचारधारा जिसके पास है वो कभी भी समाज से या किसी पार्टी से या किसी का भी मोहताज नहीं है। वो लगातार अपने लिए अपने काम को एक तपस्या के रूप में लेगा और उसे किसी का मोहताज रहने की जरूरत नहीं है कि वो फलानी पार्टी मुझे सम्मान देगी या फलाना मुझे मिलेगा तभी। दूसरा है ऐसी पार्टी जो केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए, झूठ फूट और लूट के लिए राजनीति में जाते हैं। वही लोग हैं जो रोज पार्टियां बदलते हैं, जिन्हें लगता है यहाँ लूट नहीं मिली, यहाँ नहीं, दूसरे में जाके लूट करूं, यहाँ मुझे मेरी ईगो सेटिस्फाई नहीं हुई, यहाँ मैं बड़ा लीडर नहीं बन पा रहा, मैं दूसरे में जाके बड़ा लीडर बन जाऊंगा। ये एक खुद को धोखा देना है और समाज के साथ भी धोखा है। जो ये दल बदलू, पार्टी वाले भी ऐसे ना उनके साथ में नाइंसाफी करते हैं, जो कि वो मजबूर हो जाते हैं दूसरी पार्टी में जाने के लिए। देखिए, पार्टियां क्या हैं? पार्टियां अपने आप में, मैंने बताया, दो विचारधाराओं को लेकर चल रही हैं। पार्टियां चाहे आज 50 हो, 100 हो, 1000 हो, लेकिन विचार तो दो ही हैं। एक भगत सिंह का विचार है कि आप राजनीति में कुछ त्याग, कुर्बानी और सच्चाई के लिए गए हो। एक है कि राजनीति में आप पद, प्रतिष्ठा और धन के लिए गए हो। जो पद, प्रतिष्ठा, धन के लिए जाएगा वो झूठ फूट और लूट की राजनीति का हिस्सा बनेगा। जो त्याग, कुर्बानी और सच्चाई के लिए राजनीति में जाएगा वो समाज की सेवा के लिए जाएगा और वो पार्टियों का मोहताज नहीं होगा, पार्टियां उसकी मोहताज होंगी। पार्टियां उसके पीछे घूमेंगी कि भाई ये सच्चा इंसान है, इसकी समाज में प्रतिष्ठा है और इसको हमें अपने साथ जोड़ने से हमें अच्छा जनाधार मिलेगा। आज वो चीज है ही नहीं। भगत सिंह क्यों नहीं बने?
भगत सिंह क्या था, भगत सिंह की सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो थी वो क्यों सम्मानित रूप से क्यों आज भी जिंदा हैं? क्योंकि वो लूट के लिए राजनीति में नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ देना है समाज में, कुर्बानी का जज्बा लेकर अगर कोई आता है तभी तो उनके साथ जितने लोग जुड़े थे उन्हें क्यों नहीं पार्टियां बदलने की जरूरत पड़ती थी। वो क्यों कुर्बानी देकर भी आज अमर हैं, क्यों उनका जीवन अंत नहीं हुआ, अभी भी वो जीवन प्रेरणाएं दे रहा है। तो आज की ये पार्टियां, आज की राजनीति है झूठ फूट और लूट की, और इसी राजनीति को डिस्कार्ड करने के लिए सच्चाई, ईमानदारी और कुर्बानी और मेहनत की राजनीति हम खड़ी करना चाहते हैं। और इसी के लिए हम चुनावी राजनीति का हिस्सा केवल दूर से बनते हैं, हम उसका पार्ट ऐसे नहीं बनते कि हमें वोट दो और हम तुम्हें शराब पिलाएंगे, हमें वोट दो हम तुम्हें रेवड़ियां देंगे, हमें वोट दो। हम कह रहे हैं नहीं, हमें वोट दो, हमें वोट देकर तुम सम्मानित महसूस करोगे कि तुमने एक सच्चे इंसान के साथ खड़ा होना सोचा। अगर तुम लड़ाई को अपने समाज के अंदर जुझारू रूप से चलाना चाहते हो तो हमें वोट देकर आप अपने आप को मजबूत करोगे। आप भिखारी बनने के लिए हमें वोट मत दीजिए। आप ये मत कहिए कि हमारी समस्याओं का समाधान कर दो, नहीं, समस्याओं का समाधान जनता से होगा। मुद्दा ही नहीं होता है, बार बार वही मुद्दे लेके आ जाते हैं बार बार। हाँ? कि हम आपके साथ में ये करेंगे वो करेंगे, सबका मुद्दा एक ही होता है, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो आम आदमी से हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो। बराबर यही एक दो चीजें होती हैं बस, इनके पास में नया कोई मुद्दा होता ही नहीं है। और हमारे सारी की सारी समस्याओं का जनता के द्वारा समाधान करने का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, और वो हमेशा रहेगा। कब तक? जब तक कि जनता खुद मुख्तियार बनकर सत्ता में बहुसंख्यक समाज का आधिपत्य स्थापित नहीं हो जाता। गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, युवा, नौजवान, छात्र जब तक इस समाज में सम्मानजनक रूप से इज्जत पाकर अपने आप को मालिक नहीं समझने लगे, और वो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिससे ये जनता को दूर करने का षड्यंत्र रचते हुए NEP 2020 लाए हैं। हम चाहते हैं जनता खुद जागरूक होकर इस व्यवस्था को ठोकर मारे और खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करे, जो नारा भगत सिंह देकर गए थे कि इनकलाब जिंदाबाद। मैम, नफसुद्दी संकल्प के माध्यम से आप जनता को या फिर जो वोटर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो गुमराह ना हो? हम जनता को और हमारे वोटर्स को एक सबसे बड़ा जो संदेश देना चाहते हैं वो ये है कि भाई भिखारी मत बनिए, सम्मानजनक रूप से जीने के लिए शिक्षा की आवाज़ उठाइए, आप अत्याचार और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाइए, महिला अपराधों के खिलाफ खड़े होइए, और आप ये जो काले कानून, बिजली काले कानून जैसे कानून है इनका विरोध करिए, सड़कों पर उतरिए। बिना सड़कों पर उतरे आप सोचिए ही मत कि आपकी समस्याओं का समाधान कोई भी पार्टी कर देगी, करेगी ही नहीं। आप सच्चे इंसानों के साथ खड़े होकर सम्मानित महसूस करिए। लुटेरे, झूठ और फूट और धर्म की राजनीति करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले इन लुटेरों से बचकर रहिए। ये आपको शराब पिलाएंगे, आपको पैसे बांटेंगे, आपको मुफ्त की रेवड़ियों का लालच देंगे। सबको ठोकर मारिए और सच्चे इंसान चुनकर अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए। मैम, बहुत बढ़िया, आपकी बातें काफ़ी अच्छी लगी। धन्यवाद। हमारे चैनल में आए, तहे दिल से धन्यवाद आपका मैम। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि शारदा दीक्षित जी ने काफ़ी अच्छी बातें करी और आप लोगों के लिए भी करी, स्पेशली आप लोगों के लिए जो भी विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को अवेयर करिए कि लोग इधर उधर ना भटकें और गुमराह ना हों। तो अगर आप लोगों के कोई भी कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपके आसपास भी, जाते जाते ज़रूर कहूँगी मैं कि अगर आपके आसपास भी कोई भी घटना घटित हो रही हो या कोई समस्या हो तो हमारे चैनल को ज़रूर संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंटरव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद।